दीदी, ये अब क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। मेरे रहते तू राजकुमारी बनेगी? कभी नहीं। दीदी बचाओ। मीरा उसे पानी में डुबा देती है। रामपुर गांव में किशन नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसकी पत्नी 2 महीने की बेटी मीरा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। किशन ने उसका अंतिम संस्कार किया और उस दिन से मीरा का पालन पोषण करने लगा। एक दिन किशन अपने घर बैठा लोहा पीट रहा था। तभी गांव की बुजुर्ग औरत गंगा काकी उधर से निकली। अरे किशन बेटा, रुक जरा, कब से देख रही हूँ तुझे। सुबह से शाम तक बस यही हथौड़ा पीटता रहता है। और क्या करूं काकी, घर चलाना है, मीरा को दूध चाहिए। बैठ के रोता रहूं तो पेट नहीं भरेगा उसका। हाँ बेटा, यही तो दुख है मुझे। इतनी कम उम्र में तुझ पर और तेरी इस नन्ही बच्ची पर क्या बीत रही है। भगवान ने बड़ा कठिन इम्तिहान लिया तेरा। काकी, भगवान की बात मत करो। जब से वो गई है मेरा भगवान से बोलना बंद है। बेटा ऐसा मत बोल, वो ऊपर से देख रही है अपनी मीरा को। तू अकेला नहीं है। अकेला नहीं हूँ काकी, जब ये रोती है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या करूँ। माँ होती तो सब जानती। अरे बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ, कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास ले आ इसे। मैं हूँ ना। हाँ काकी, तुम हो, पर मेरी मीरा का कोई नहीं है इस दुनिया में। ये सच है, मैं पिता हूँ पर मुझे माँ भी बनना पड़ेगा। यही तो बात है बेटे, तू पिता है, यही बहुत है उसके लिए। जिस बच्चे के सिर पर पिता का हाथ हो वो कभी अनाथ नहीं होता। किशन ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा की तरफ देखता रहा। अच्छा बेटा, एक बात बोलो, खाना खाया आज? हाँ काकी, खा लिया। झूठ तो मत बोल मुझसे। तेरे चूल्हे पर कल से धुआं नहीं उठा। रोटी भेजती हूँ आज शाम को, खा लेना। अरे काकी, तुम गांव की सबसे तेज औरत हो। ठीक है बेटा, और सुन, इस बच्ची को अकेला मत छोड़ा कर जब काम पर जाए, मेरे पास छोड़ जाया कर। इतना कहकर गंगा काकी चली गईं। गंगा काकी के जाने के कुछ देर बाद किशन फिर से हथौड़ा उठाने वाला था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक बूढ़े साधु बाबा आ रहे थे। उनके गोद में एक छोटी सी बच्ची। प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर करूँगा बाबा, बताइए, जो हो सकेगा मुझसे जरूर करूँगा। ये बच्ची देख रहे हो, इसे अपने पास रखो। इसे अपनी मीरा की तरह पालो, बड़ा करो और इसका नाम लता रखना। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं खुद एक गरीब लोहार हूँ। मैं अभी मुश्किल से अपनी मीरा को ही पाल पा रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, और आप मुझसे कह रहे हैं एक और बच्ची पालूं? हाँ बेटा, यही कह रहा हूँ। पर बाबा, ये कौन है? इसके माता पिता कहाँ हैं? आप मुझे इसे पालने के लिए क्यों दे रहे हैं? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा तुम्हें। बाबा, ये कोई जवाब नहीं है। मैं एक अनजान बच्ची को कैसे ले लूं? कल को कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? तुम्हारी मीरा अकेली है और ये बच्ची भी। दोनों साथ रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा बनेंगी। किशन कुछ देर चुप रहा। उसने उस बच्ची को देखा। बच्ची की आंखें किशन को देख रही थी। ठीक है बाबा, रख लूंगा इसे। इसका नाम मैं लता रखूंगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। बाबा रुकिए, पानी तो पी लीजिए। कहाँ से आए, कहाँ जाना है? मेरी चिंता मत करो, मेरा रास्ता लंबा है। इतना कहकर स्वामी हरिदास वहां से चल दिए। धीरे धीरे साल बीतते गए। किशन ने दोनों बच्चियों को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसे कपड़े, एक जैसा खाना। उसने कभी दोनों के बीच कोई फर्क नहीं किया। पर किशन ने उन्हें ये कभी नहीं बताया कि वे दोनों सगी बहनें नहीं हैं। मीरा रंग से गोरी थी, लता रंग से सांवली, और इसी बात से मीरा उसे ताने मारती। एक दिन किशन घर के बाहर बैठा काम कर रहा था। लता बेटा, लता, कहाँ हो? मीरा अंदर से निकली, माथे पर शिकन लिए। क्या पिताजी, आप हमेशा लता लता करते रहते हो। कभी मीरा भी बोल लिया करिए, मैं भी आपकी बेटी हूँ। ऐसी बातें करती हो बेटा? लता तुमसे छोटी है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ। और वैसे भी मैं तुम दोनों को बराबर प्रेम करता हूँ। हाँ
बराबर प्रेम दिख तो नहीं रहा। तभी लता अंदर से दौड़ती हुई आई। पिताजी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, यहाँ आओ। मीरा ने लता को ऊपर से नीचे देखा और मुंह बिचकाया। पिताजी देखो इसे, कितनी काली है। मुझे तो शर्म आती है इसके साथ गांव में निकलते हुए। लता चुप होकर नजरें झुका लेती है। मीरा, ये क्या बात हुई? रंग से इंसान पहचाना जाता है? तो क्या पिताजी, सच तो कह रही हूँ। और वैसे भी ये मेरी बहन होने के लायक ही नहीं लगती कभी कभी। बस मीरा, बहुत हो गया। दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। लता तुम्हारी बहन है और बहन रहेगी। ठीक है पिताजी, जो भी हो, हम दोनों गांव में घूमने जा रहे हैं। जाओ बेटा, आराम से जाना, ज्यादा दूर मत जाना। मैं हल बनाने जा रहा हूँ। हरिया भाई आएंगे अभी लेने के लिए। ठीक है पिताजी। मीरा आगे आगे चल दी। लता एक पल रुकी और किशन की तरफ देखा। जाओ बेटा, ध्यान रखना अपना। लता ने हल्की सी मुस्कान दी और मीरा के पीछे चल दी। किशन उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में कहीं न कहीं एक बात थी जो वो कभी कह नहीं पाया था, वो राज जो उसने अब तक सीने में दबा कर रखा था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। यही मीरा और रतन की मुलाकात की जगह थी। रतन जमींदार जगदीश सिंह का बेटा था। रतन, कब तक यूं ही छुप कर मिलते रहेंगे? कब तक ये आँख मिचौली चलती रहेगी? अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते हमारी शादी के लिए? मीरा, धीरज रखो। पिताजी को समझाना इतना आसान नहीं है। बस रतन, कब तक धीरज रखूं मैं? मीरा, पिताजी का मिजाज तुम जानती हो। जरा सी बात उल्टी पड़ी तो सब बिगड़ जाएगा। तो क्या मैं उनके डर से पूरी जिंदगी इसी पीपल के नीचे मिलती रहूं तुमसे? नहीं मीरा, ऐसा मत कहो। तुम किसी से कम नहीं हो। तो फिर क्या है? बताओ मुझे साफ साफ। मीरा, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। बस पिताजी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। रतन, हिम्मत जुटाते जुटाते उम्र निकल जाएगी। कैसे भी हो, आज के दिन तुम्हें अपने पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कभी नहीं। ठीक है मीरा, जैसा तुम कहो, आज बात करूँगा। सच में? भूल तो नहीं जाओगे घर पहुंचकर? नहीं भूलूंगा, वादा है। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रतन वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। लता उठकर मीरा के पास आई। दीदी, चले घर? हाँ चलो। दोनों घर की तरफ चल दी। मीरा के चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान थी और लता के मन में न जाने कितने सवाल। रतन घर पहुंचा। जगदीश सिंह अपनी बड़ी सी हवेली के बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। रतन ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। पिताजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। पिताजी, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। जगदीश सिंह ने एक नजर रतन को देखा, फिर हुक्के का एक लंबा कश लिया। विवाह करना है, कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सच में पिताजी? पर एक बात सुन ले, विवाह के बाद तू इस हवेली में नहीं रहेगा। मतलब साफ है, अपने परिवार की जिम्मेदारी तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मेरा कोई हाथ नहीं होगा उसमें। पर पिताजी, ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया तूने, पर सच जान ले, आज तू मेरा सगा बेटा नहीं है। रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हैं आप? वही जो तूने सुना। तुझे मैंने रास्ते से उठाया था। अनाथ था तू, अनाथ। मेरी पत्नी को दया आई थी तुझ पर। मरते वक्त उसने मुझसे वचन लिया था कि तेरा पालन पोषण करूंगा। मैंने वचन दिया था, इसलिए तुझे अभी तक रखा हूँ। नहीं तो क्या पिताजी? नहीं तो मैं तुझे कब का छोड़ दिया होता। और एक बात और सुन ले, मेरी जायदाद, मेरी जमीन, मेरी हवेली, इसमें से तुझे एक ढेला तक नहीं मिलेगा। इसका एकमात्र हकदार मेरा सगा बेटा मोहन है। बस वही है मेरा असली वारिस। रतन वही खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। शब्द जैसे गले में ही अटक गए। जो करना है कर, पर मेरी किसी वस्तु पर नजर मत रखना। चला जा यहाँ से। रतन समझ गया, अब उसका कोई नहीं। अगले दिन फिर वही पीपल का पेड़। रतन आया तो चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखती थी। मीरा और लता दोनों पहले से वहां थीं। मीरा, पिताजी से बात की मैंने। सच में? क्या बोले वो? कब होगी शादी?
मीरा, उन्होंने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। बोले कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। हवेली, जमीन, सब कुछ मोहन का है। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मीरा एक पल चुप रही, फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। तो मतलब तेरे पास कुछ नहीं है? न जायदाद, न जमीन, न हवेली? मैं खूब मेहनत करूंगा। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी बना लेंगे। मेहनत करके जिंदगी बनाएंगे? बड़ी मीठी मीठी बातें हैं तेरी। मैं लोहार की बेटी हूँ, मेहनत तो घर में ही देख चुकी हूँ, तुझसे शादी करके और क्या देखूंगी? मीरा, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। रतन, साफ बता देती हूँ, मुझे तुमसे प्रेम नहीं था, तेरी जायदाद से प्रेम था, तेरी हवेली से प्रेम था। अब जब वो सब तेरा ही नहीं, तो मेरा यहाँ क्या काम? रतन जैसे पत्थर हो गया। मीरा, ये तुम बोल रही हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ। और सुन, मैंने अपना बहुत वक्त बर्बाद किया तेरे चक्कर में, अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुन ले, मुझे तुझसे नफरत है, नफरत। मीरा पलट कर जाने लगी। लता, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उठकर मीरा के पास आई। दीदी रुको, ये क्या कर रही हो तुम? रतन ने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। उसने अपने पिताजी से लड़ाई मोल ली तुम्हारे लिए। चुप कर लता, तू बीच में मत पड़। दीदी, पैसा और जायदाद तो आती जाती रहती है, पर जो इंसान सच्चे दिल से प्रेम करे वो बार बार नहीं मिलता। बड़ी आई समझाने वाली, पहले अपनी जिंदगी देख। और मीरा वहाँ से चली गई। लता वही खड़ी रही। उसने रतन की तरफ देखा। रतन की आंखें भर आई थीं। वो जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे सब कुछ वहीं गिर गया हो। लता रतन से प्रेम करती थी, ये बात उसके दिल में बंद थी। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। न घर, न पिताजी, न मीरा, सब चले गए। अब चलता हूँ, किसी झोपड़ी में गुजर बसर करूंगा। बस यही नसीब है मेरा। रतन एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा, जहाँ मुश्किल से गुजारा होता था, पर लता ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। तीसरे दिन सुबह जब रतन झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसने देखा कि लता आ रही है। हाथ में एक कपड़े में बंधी रोटियां थी और एक मिट्टी की हंडिया में दाल। रतन, खाना लाई हूँ, खाना नहीं खाया होगा तुमने। तुम यहाँ क्यों आई हो लता? बस ऐसे ही, लो खा लो। रतन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा लिया। ये सिलसिला चल पड़ा। रतन धीरे धीरे लता को समझने लगा था। एक शाम लता खाना रखकर जाने लगी। रुको लता, एक बात पूछूं, सच बताना। पूछो। इतने महीनों से रोज आती हो, खाना लाती हो, बीमार पड़ा तो साथ में बैठ गई। आखिर क्यों करती हो ये सब मेरे लिए? बस अच्छा लगता है। इतना सीधा जवाब? कोई वजह नहीं? वजह तो है, पर कहना नहीं आता मुझे। लता, मीरा ने मुझे छोड़ा, पिताजी ने दरवाजा बंद किया। उस वक्त मुझे लगा कि अब कोई नहीं है, पर तुम रोज आती रही, चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा लता। रतन, तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान के साथ बुरा हो तो देखा नहीं जाता। लता, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लता ने एक पल के लिए ऊपर देखा। लता के होठों पर धीरे से मुस्कान आई। हाँ। कुछ दिनों बाद रतन और लता का विवाह हो गया। किशन की आंखें भर आईं। गंगा ताकी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद मीरा वहां आई। रतन और लता को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर तंज आ गया। वाह रतन वाह, खूब किया। न जायदाद, न घर, न पैसा, और ऊपर से इस सांवली लड़की से विवाह कर लिया। सच में तू इसी लायक था। अपने नसीब का ही पाया तूने, और ये भी अपने नसीब का ही पाई। रतन ने मीरा की तरफ एक नजर देखा। न गुस्सा आया, न दुख हुआ, बस हल्की सी मुस्कान आई, और वो लता का हाथ थामकर वहां से चल दिया। रतन से नाता तोड़ने के बाद मीरा ने मोहन को अपना नया सहारा बना लिया और धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना। मोहन मीरा के रूप पर मोहित हो गया और विवाह के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद मीरा की नजर लता पर पड़ी, मुस्कुराई, और फिर वही पुरानी जबान चल पड़ी। लता, देख लिया, ये होती है किस्मत। मैं जमींदार की बहू बनी, और तू उस टूटी झोपड़ी वाले घर की घरवाली। लता चुप रहती है।
नाम तो रतन है उसका, पर कीमत एक मिट्टी के ढेल के बराबर भी नहीं। ठीक है दीदी। इतना कहकर लता वहां से चली गई। मीरा मोहन के साथ हवेली में सुख चैन से रहने लगी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, नौकर चाकर, वो सब जो वो चाहती थी मिल गया। इधर रतन और लता की झोपड़ी में हालात दिन पर दिन तंग होते जा रहे थे। रतन मेहनत करता था, इधर उधर काम ढूंढता था, पर इतना नहीं मिलता था कि घर ढंग से चले। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। एक रात खाना नहीं था घर में, दोनों चुपचाप बैठे थे। रतन, एक बात कहूँ? कहो। क्यों ना मैं किसी के घर झाड़ू बर्तन का काम करूँ? थोड़ा बहुत मिलेगा तो घर का खर्चा चल जाएगा। नहीं लता, तुम किसी के घर काम नहीं करोगी। रतन, ये घमंड का वक्त नहीं है, पेट भरना जरूरी है। मैं मेहनत करने से नहीं डरती। लता। रतन, तुम खुद भी तो मेहनत कर रहे हो, मैं भी करूंगी, दोनों मिलकर निकालेंगे ये वक्त। रतन चुप रहा, मन नहीं था, पर हालात के आगे कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। अगले दिन से लता निकल पड़ी, पर कहीं भी काम नहीं मिला। हवेली के दरवाजे पर लता खड़ी थी। मीरा बाहर निकली। लता को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर वो मुस्कान अपनेपन की नहीं थी। अरे लता, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक है? दीदी, काम चाहिए था मुझे झाड़ू बर्तन का, अगर तुम्हारे यहाँ हो तो। मीरा ने ऊपर से नीचे लता को देखा, एक पल रुकी। हाँ हाँ, देखो तो, रतन की घरवाली मेरे दरवाजे पर काम मांगने आई है। लता, यही दिन दिखाना था तुझे। जब मैंने कहा था कि तेरी किस्मत में यही लिखा है, तब तो नहीं मानी थी। खैर रहने दे, आ जा काम पर। मेरे यहाँ बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ये सब करना पड़ेगा। कर लेगी? हाँ दीदी। ठीक है, कल से आ जाना सुबह सुबह। लता वहां से चली गई। घर आकर लता ने रतन को बताया कि मीरा के यहाँ काम मिल गया है। लता, मीरा के घर काम? नहीं, वो तुम्हारा अपमान करेगी, ताने मारेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। रतन, और कहाँ जाऊं? कितने दरवाजे खटखटाए मैंने, कहीं से कुछ नहीं मिला। लता, तुम अपनी दीदी मीरा की फितरत तो जानती ही हो, वो चैन से रहने नहीं देंगी तुम्हें। कोई बात नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है। जो भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घर चलाना जरूरी है रतन, बाकी सब बाद में। रतन चुप हो गया। लता का इरादा पक्का था। अगले दिन से लता मीरा के घर जाने लगी। काम कठिन था। सुबह से दोपहर तक झाड़ू, बर्तन, कपड़े। मीरा हुक्म देती, लता चुपचाप करती रहती। और खाने का तो ये हाल था, जो बच जाता बासी हो जाता, वो लता को दे देती घर ले जाने के लिए। ये रोटियां ले जा, कल की हैं, हमें नहीं चाहिए। लता चुपचाप ले लेती। मन में कुछ चुपता जरूर था, पर होठ सिले रहते। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर चुप हो जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन मीरा ने लता को बुलाया। आवाज में एक अलग ही रुखाई थी। सुन लता, कल तुम जल्दी आ जाना और खाना बनाकर जल्दी निकल जाना। क्यों दीदी, कोई आने वाला है? हाँ, इस गांव के सबसे धनवान आदमी सेठ धनी चंद जी आ रहे हैं। मेहमान है वो। तुम खाना बनाओ और चुपचाप चली जाओ, सामने मत पड़ना। ठीक है दीदी। और एक बात, आज के बाद किसी को नहीं बताना कि तुम मेरी बहन हो। दीदी, सुना नहीं? तुम मेरी बहन नहीं हो यहाँ, तुम मेरे घर की नौकरानी हो। नौकरानी, नौकरानी की तरह रहो, नौकरानी की तरह काम करो। किसी के सामने बहन वाली बात मुंह से मत निकालना। लता के मुंह से कुछ नहीं निकला। एक पल वही खड़ी रही, फिर धीरे से पलटी और घर की तरफ चल दी। क्या हुआ लता, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। एक दिन किशन अपने घर के बाहर बैठा लोहा पिट रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते एक बुजुर्ग पर पड़ी। किशन पहचान गया। 18 साल बाद स्वामी हरिदास लौटे थे। बाबा, आप इतने सालों बाद? हाँ बेटा, आना था इसलिए आया। आइए बाबा, बैठिए। बाबा, एक बात पूछूं? 18 साल हो गए। उस दिन आप लता को मेरे पास छोड़ गए थे और फिर कभी मिलने नहीं आए। कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह छोड़ देता है क्या? बेटा,
मैं एक लंबी साधना में चला गया था। सालों तक इस दुनिया से कोई संपर्क नहीं था और जो काम करना था वो इस राज्य की भलाई के लिए था। भलाई? कैसी भलाई बाबा? एक बच्ची को किसी के पास छोड़ देना भलाई है? ये भलाई क्या है, ये मैं तुम्हें आज बताने आया हूँ किशन। अब वक्त आ गया है सच जानने का। कौन सा सच बाबा? आखिर लता है कौन? आपने उस दिन मुझे नहीं बताया था। लता कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इस राज्य की राजकुमारी है। क्या क्या कहा आपने? सही सुना तुमने, लता इस राज्य के महाराज की पुत्री है। बाबा, आखिर हुआ क्या था? महाराज जी ने? बेटा, महाराज को पुत्र चाहिए था, राज्य के उत्तराधिकारी। जब लता का जन्म हुआ, एक पुत्री थी और ऊपर से रंग से सांवली। महाराज को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इस बच्ची को देखने से भी इनकार कर दिया। अपनी ही बच्ची को? हाँ, और फिर उन्होंने आदेश दिया कि इस बच्ची को मार दिया जाए। किशन की आंखें फैल गईं। हे भगवान! महारानी नैनावती को जब ये बात पता चला तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वो बच्ची मुझे दे दी। कहा कि इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहां ये सुरक्षित रहे, कोई जाने नहीं। मैं तुम्हारे पास ले आया। तुम अकेले थे और नेक इंसान भी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था और मैं उसे अपनी बेटी मानकर पालता रहा। तुमने उसे बेटी से बढ़कर रखा किशन। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है तुमने। पर बाबा, अब आप क्यों आए हैं इतने सालों बाद? क्योंकि महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। महाराज की लता के बाद कोई संतान नहीं हुई। महारानी नैनावती ने मुझे भेजा है। ये उनकी आज्ञा है कि अब लता को वापस लाया जाए। वो इस राज्य की असली वारिस हैं। उसे अपना हक मिलना चाहिए। किशन देर तक चुप बैठा रहा। बाबा, एक बात है, लता का विवाह हो चुका है। अब वो किसी और के घर की है। ये बात मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन राज्य का मामला है। मैं खुद जाकर लता से मिलूंगा और सब बता दूंगा। ठीक है बाबा, पर एक बात पूछूं, महारानी जी खुद मिलने क्यों नहीं आई? इतने सालों में एक बार भी नहीं आई अपनी बेटी से मिलने। बेटा, अगर महारानी यहाँ आती तो महाराज को पता चल जाता कि उनकी बेटी जीवित है और तब वो उसे खत्म करवा देते। महारानी ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को उससे दूर रहना ही स्वीकार किया। किशन की आंखें भर आईं। एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए 18 साल दूर रहकर गुजारे। अब जाता हूँ बेटा, कल लता से मिलूंगा। ठीक है बाबा, वैसे भी मैं अपनी बड़ी बेटी मीरा के घर जा रहा था। किशन मीरा के घर पहुंचा। मीरा ने पिताजी को देखकर अंदर बुलाया। चाय पानी हुआ। फिर किशन ने धीरे धीरे सारी बात मीरा को बताई। मीरा सुनती रही। चेहरा पहले हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर कुछ और आने लगा। क्या लता राजकुमारी है? वो सांवली गरीब घर में पली लता, ये कैसे हो सकता है? बेटा, यही सच है। पिताजी, ये बाबा ने जो कहा वो सच है। लता मुझसे भी बड़े घर की है, मुझसे भी ज्यादा धनवान होगी। बेटा, ये धन दौलत की बात नहीं है, ये उसका अधिकार है। ठीक है पिताजी। किशन थोड़ी देर रुके और फिर विदा हो गए। मीरा अकेली बैठी रही, मन में आग जल रही थी। वो लता जिसे मैंने नौकरानी बनाकर रखा, जिस पर हमेशा हंसी, जिसका अपमान किया, वो मुझसे बड़ी राजकुमारी बन जाएगी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मीरा उठी और सीधे लता के घर की तरफ चल दी। लता घर में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक। दीदी, आप अभी तो आपसे मिलकर आई थी, क्या हुआ? लता, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आइए दीदी, बैठिए। तबीयत तो ठीक है आपकी? लता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो ना, नदी पर नहाने चलते हैं। दोनों बहनें साथ चलेंगी। लता एक पल के लिए रुकी। मीरा का ये रूप उसने पहले नहीं देखा था। दीदी, आज अचानक ये क्या हो गया आपको? आप तो कभी ऐसे नहीं बोलती थी मुझसे। कुछ नहीं लता, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। चलो ना। लता का मन पसीज गया।
वो हमेशा से यही चाहती थी, दीदी का थोड़ा सा प्यार। तभी रतन अंदर से आया। लता, नदी पर जाने की क्या जरूरत है अभी? रतन दीदी साथ हैं, कोई बात नहीं। लता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रतन दीदी है, अपनी बहन है मेरी। रतन कुछ और कहना चाहता था, पर लता मीरा के साथ चल दी। रतन दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मन में एक अनजान सी बेचैनी थी। दोनों नदी की तरफ चल रही थी। रास्ते में मीरा आगे थी, लता पीछे। मीरा के मन में अंधेरा उमड़ रहा था। मेरे होते हुए तू राजकुमारी कभी नहीं बन सकती। आगे देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। दोनों जंगल के पास एक तालाब पर पहुंची। चारों तरफ पेड़ थे, कोई आता जाता नहीं था। मीरा पानी में उतर गई। लता किनारे पर बैठी रही। अरे लता, अंदर आ, डर क्यों रही है? नहीं दीदी, मैं यहीं ठीक हूँ। मीरा ने लता का हाथ पकड़ा और हंसते हंसते खींच लिया। अरे दीदी। दोनों पानी में थी। थोड़ी देर के लिए सब कुछ वैसा लगा जैसा बचपन में था। दीदी याद है, बचपन में हम दोनों यहीं नहाने आते थे। पिताजी ढूंढते रहते थे। हाँ, और गंगा काकी डांटती थी। अचानक मीरा ने लता के कंधे पकड़े और उसे पानी में दबा दिया। उधर रतन घर में बैठा बेचैन था। शाम होने लगी, लता नहीं लौटी। रतन निकल पड़ा, इधर उधर ढूंढा, फिर सीधे मीरा के घर पहुंचा। मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा ने दरवाजा खोला। लता कहाँ है? तुम दोनों साथ गई थी, वो घर क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे क्या पता, मैं तो कब की घर आ गई थी। क्या मतलब? वो तुम्हारे साथ थी, तुम उसे अकेला छोड़कर आ गई? वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मुझे नहीं पता। मीरा, सच बताओ, लता कहाँ है? मुझे पता है तुमने कुछ किया है। अगर लता को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो करना हो करो। रतन वहाँ से चला गया। फिर मीरा सीधे राजमहल पहुंची। महारानी नैनावती से मिलने की गुजारिश की। महारानी जी, मेरी बात सुनिए। मेरी बहन लता के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? बोलो। महारानी जी, रतन ने पहले मुझसे विवाह करना चाहा। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी बहन लता से विवाह किया, और अब उसने लता की हत्या कर दी। महारानी की आंखें फट गईं। क्या? हाँ महारानी जी, रतन ने खुद कहा था। महारानी नैनावती का चेहरा क्रोध और दुख से भर गया। आंखों में आंसू थे। सैनिकों, रतन को अभी कारागार में डाल दो। हो गया काम। महारानी फूट फूट कर रो रही थी। 18 साल बाद बेटी मिलने की उम्मीद जगी थी और ये खबर आई। महारानी जी, मैं लता से बहुत प्रेम करती थी। उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ी रही। उसकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ थी। आज भी सबसे पहले आपके पास आई हूँ, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए उसे। मीरा राजमहल में रहने लगी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सेवक, बाहर से सब कुछ था। पर रात को जब अकेली होती थी तो नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती तो लता का चेहरा दिखता, पानी में डूबता हुआ, हाथ फैलाए हुए। एक दिन दरबार में अचानक स्वामी हरिदास आए। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। लता कहाँ है? बाबा, लता नहीं रही, वो मर चुकी है। झूठ, सरासर झूठ। मीरा, तूने लालच में आकर अपनी ही बहन को नदी में डुबो दिया। राजकुमारी की जगह पाने के लिए तूने ये पाप किया है। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए क्योंकि तुझे पता चल गया था कि लता इस राज्य की राजकुमारी है और तू ये सहन नहीं कर पाई। ये झूठ है। तभी दरबार के दरवाजे खुले। लता अंदर आई। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लता, तुम जीवित हो? हाँ महारानी जी। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से लता को बचाया। जब ये तालाब में थी तब मैं वहां पहुंचा, उसे होश में लाया और सुरक्षित रखा। आज सच सामने लाने का वक्त आ गया था, इसलिए लता को यहाँ लेकर आया हूँ। फिर मीरा टूट गई। वो वही जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। तभी दरबार में किशन लोहार भी आ गए। उन्होंने सब कुछ सुना था। मीरा,
मैंने पाला पोसा, पर आज तूने जो किया है वो इंसान भी नहीं करता। तूने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की, उसी बहन को जो हमेशा तुझसे प्रेम करती रही। पिताजी मुझे माफ कर दो। आज से तू मेरी बेटी नहीं है और मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर उठकर लता के पास आई। लता सामने खड़ी थी, शांत, स्थिर। लता मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बचपन से गलत किया, ताने मारे, अपमान किया और फिर वो भी किया जो नहीं करना चाहिए था। पर मैं तेरी बहन हूँ, एक बार माफ कर दे। दीदी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना। हर ताने पर चुप रही, हर अपमान को बहन का प्यार समझकर पी गई। पर जिस दिन तुमने मुझे उस तालाब में डुबोया, उस दिन बहन का रिश्ता तुमने खुद तोड़ दिया था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। महारानी नैनावती उठी। मीरा ने एक निर्दोष की हत्या की कोशिश की, झूठे आरोप लगाकर एक बेगुनाह को कारागार में डलवाया और इस राज्य की राजकुमारी की जगह धोखे से हथियाने की कोशिश की। इस अपराध की एक ही सजा है, मीरा को कारागार में डाल दिया जाए। मीरा ने एक बार लता को देखा, एक बार किशन को, पर अब कुछ नहीं बचा था। रतन को कारागार से मुक्त किया गया। वो सीधे लता के पास आया। लता। लता की आंखें भर आईं, कुछ बोल नहीं पाई। महारानी नैनावती ने लता को गले से लगा लिया। 18 साल की दूरी उस एक पल में सिमट गई मेरी बेटी। और राजमहल में पहली बार सच्ची शांति लौटी।